जोधपुर के एक व्यस्त चौराहे पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। गाड़ियों की लंबी जाम लगी हुई थी, लेकिन उसकी कोई परवाह किए बिना एक लड़की चौराहे पर खड़ी एक रोल्स रॉयस के शीशे को हॉकी स्टिक से चकनाचूर कर रही थी। लड़की का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, लेकिन उसकी बाहर झांकती आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो गुस्से में बड़बड़ाई, अपनी औकात दिखाता है मेरे सामने, मैं भी देखती हूँ कि कितना बड़ा रईस है। वहीं कुछ दूर आगे एक दूसरे रोल्स रॉयस में बैठा एक लड़का ये सब बैक मिरर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने दोस्त शुभम की तरफ देखकर बोला, दूसरी गाड़ी भिजवा। शुभम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, राज ये सब क्यों? जाने देते हैं ना, अब बहुत हो गया। एक गाड़ी वो पहले ही तोड़ चुकी है, दूसरी तोड़ रही है। वो लड़का बोला, मुझे किसी का गुस्सा पसंद नहीं है, लेकिन इस लड़की का गुस्सा पसंद आने लगा है। इसकी आंखों में वो जिद नजर आ रही है जो मुझ में है। मुझे इसकी हद देखनी है। शुभम कुछ नहीं बोल पाया और उसके पीछे खड़े काफिले की तीसरी गाड़ी को चौराहे पर जाने का ऑर्डर दिया। उस गाड़ी से भी लोग नीचे उतरे और खाली गाड़ी को वहां ले जाया गया। अपने सामने एक और गाड़ी देखकर वो लड़की भड़क गई और उसे भी हॉकी स्टिक से चकनाचूर करने लगी। लेकिन वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी और क्या है उस लड़की और लड़के के बीच का टशन? ये जानने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा। राजस्थान के जोधपुर जिले की एक छोटी सी तहसील है बिलाड़ा। यहाँ एक डबल मंजिल घर में सामानों की पैकिंग हो रही थी। घर के मुखिया विक्रम पुरोहित जी की पत्नी दीपिका हॉल में आती हुई बोली, लगभग सारी पैकिंग हो गई है, लेकिन आपकी लाडली उदास है। कह रही है कि बिलाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाना है। विक्रम जी बोले, छोड़ना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रांसफर हुआ है जोधपुर, तो जाना ही होगा। दीपिका चिंतित होकर बोली, सुनिए ना, जोधपुर तो बहुत बड़ा शहर है, ऐसे में अपनी बच्ची को लेकर वहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा। बच्ची बहुत सुंदर है हमारी, ऐसे में किसी की भी बुरी नजर पड़ सकती है। विक्रम जी बोले, दीपी, हमारी बच्ची समझदार है, उसकी चिंता मत करो। वैसे भी कौन है जोधपुर में जो हमारी बच्ची का ही इंतजार कर रहा होगा। अच्छे से पैकिंग करो, हमें शाम को ही जोधपुर के लिए निकलना है। सुनो, मुझे कुछ पेपर्स कलेक्ट करने हैं, तो तुम अपनी गाड़ी से निकल जाना, मैं शेयरिंग से आ जाऊंगा। अच्छी सोसाइटी में घर मिल गया है और सोसाइटी सेक्रेटरी बोला है आज ही शिफ्ट करने को, तो तुम दोनों को अकेले ही निकलना होगा। वहीं घर के गार्डन में रंग बिरंगे फूलों के सामने एक सुंदर कन्या खड़ी थी, जिसकी झील सी गहरी आंखों में पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसके पतले रसीले होठों की मुस्कान गायब थी। अपनी बच्ची को देखकर दीपिका जी खुद से बोली, कुछ समय बाद ये जोधपुर की हवा। अपनी माँ की बात सुनकर वो मीठी आवाज में बोली, जो अतीत में हुआ था उसे अब भूल जाइए। ऐसे कई लड़के आते जाते रहते हैं, लेकिन सच कहें तो हमें जोधपुर नहीं जाना है। उसका इतना ही कहना था कि गार्डन में आता हुआ उसका 9-10 साल का छोटा भाई शौर्य उसे छेड़ते हुए बोला, क्यों, जोधपुर तुम्हारा ससुराल है क्या दीदी, जहाँ कोई हैंडसम और डैशिंग लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शौर्य की बात सुनकर श्वारणी उसे घूरते हुए बोली, आज ये बचेगा नहीं हमसे। इतना कहते ही श्वारणी शौर्य के पीछे भागने लगी और दोनों भाई बहन का हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर बाद थक कर श्वारणी एक सोफे पर बैठी तो शौर्य बोला, दीदी, अगर प्यास लगी हो तो पीछे पानी रखा है ग्लास में, पी लो। श्वारणी ने बिना कुछ सोचे समझे ग्लास उठाया और सारा पानी पी गई। ये देखकर शौर्य मन ही मन खुश होता हुआ बोला, मैंने तो इसमें नींद की गोली मिलाई थी, अब दीदी गाड़ी में नींद पूरा करेंगी और मैं मम्मा के मोबाइल में गेम खेलूंगा। वहीं दीपिका जी अपने बेटे को देखते हुए मन में बोली, हे शिव जी, जोधपुर में हम चारों शांति से रहें, वहाँ कोई ऐसा इंसान ना हो जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाए। दीपिका जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थी कि जोधपुर शहर में ही उन सब की जिंदगी में आने वाले तूफान की एंट्री होने वाली थी। कुछ ही देर में दीपिका जी श्वारणी और शौर्य के साथ जोधपुर के लिए निकल गई। वहीं कुछ समय बाद जोधपुर के महाराजा सूरजमल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसका दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से सबसे पहले 2 बॉडीगार्ड्स बाहर आए और दोनों दिशाओं में खड़े हो गए।
तभी एक बेहद आकर्षक और शानदार व्यक्तित्व का इंसान अपने हाथ को डरावने तरीके से मोड़ते हुए जेट से बाहर आया और एटीट्यूड से नीचे उतरने लगा। उसने डार्क ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी, चेहरे पर काला मास्क, चश्मा और सर पर कैप लगाए अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ना शुरू किया। उसके पीछे उसका दोस्त शुभम राठौड़ भी उतरा। आज 1 साल बाद उस शख्स ने जोधपुर की भूमि पर अपने कदम रखे थे। उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली तो उसके हाथों की नसें फूलने लगी। जोधपुर की हवाएं अब किसी अजनबी का एहसास करवा रही थी, जो जोधपुर में आ चुका था, जिसकी मौजूदगी जरूर कुछ तूफानी और जुनूनी करवाने वाली थी इस शख्स से। शुभम उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, राजे, सीधे घर ही जाना है आपने पुराने अड्डे पर। आगे चलते हुए उस शख्स ने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया, जिसका मतलब समझकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने राजे के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों बॉडीगार्ड्स बड़ी चालाकी और सावधानी से उस शख्स के इर्द गिर्द चलने लगे। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसके लिए एक रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी थी। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला, तभी पीछे 1-2 रिपोर्टर्स की आवाज आई, ये तो मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी है। ओ माय गॉड! रिपोर्टर उस तक पहुंचते इससे पहले ही विग्रहराज वहां से चला गया। रिपोर्टर तो देखते ही रह गए और बोले, इस बंदे को कोई समझ नहीं सकता, इतने जिद्दी और जुनूनी है कि क्या ही बताऊं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में एक जाना पहचाना नाम है बिजनेस फील्ड में इनका। मेरा एक ही सपना है कि मैं एक बार इस जिद्दी और जुनूनी इंसान का इंटरव्यू लूं। वहीं एयरपोर्ट से निकलकर विग्रहराज की काली रोल्स रॉयस शहर की चौड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स बैठे थे। 1 साल बाद जोधपुर की हवा में लौटकर विग्रहराज का मन बेचैन हो रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी पुराने अड्डे की तरफ मोड़ो और रफ्तार बढ़ाओ। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानी और गाड़ी को मोड़ दिया। तभी अचानक सामने की सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक दिख रहा था। गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, लेकिन सामने एक हल्की पीले रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी जो अचानक बीच चौराहे पर रुक गई। ड्राइवर ब्रेक लगाता इससे पहले ही रोल्स रॉयस का बम्पर उस स्विफ्ट गाड़ी के पिछले हिस्से से हल्का सा टकरा गया। पीछे की गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे और लोग चिल्लाने लगे। तभी स्विफ्ट गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक महिला बाहर आई। ये दीपिका जी थी, जिनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पीछे मुड़कर देखा। उनकी नज़र सीधे विग्रहराज की गाड़ी पर पड़ी। गुस्से से लाल पीली होती हुई दीपिका जी ने उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो और थोड़ा देखकर नहीं चला सकते? विग्रहराज की रोल्स रॉयस का दरवाज़ा खुला और उसका ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा। उसने झुककर दीपिका जी से कहा, माफ़ कीजिए मैडम, अचानक सामने वाली गाड़ी रुक गई, इसलिए ब्रेक नहीं लगा पाया। दीपिका जी की भौएं चढ़ गई। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ में कहा, सॉरी, तुम्हें क्या पता 1-1 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ये गाड़ी मैंने और मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से ली है, तुम लोग क्या जानो इसकी कीमत। विग्रहराज गाड़ी के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। उसे ऐसे छोटे मोटे हादसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी उसकी नज़र स्विफ्ट गाड़ी के अंदर बैठी हुई श्वारनी पर पड़ी। उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन लंबे काले और घने बाल देखकर विग्रहराज की आंखें वहीं अटक गईं। श्वारनी अपने बालों को हाथ से सहला रही थी। उसके बाल कमर तक लटके हुए थे। तभी उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपना एक पैर जमीन पर रखा। उस पर दीपिका के गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था। विग्रहराज ने जैसे ही उसके गोरे और मुलायम पैर देखे, वो अपने होश खो बैठा। उसकी गुलाबी नाजुक उंगलियां, एड़ी की बनावट, सब कुछ विग्रहराज को किसी खूबसूरत सपने जैसा लगा। श्वारणी ने दूसरा पैर भी बाहर रखा। उसकी लंबी घनी चोटी अब हवा में लहराने लगी। उस वक्त विग्रहराज को सिर्फ उसके काले लहराते हुए बाल दिख रहे थे। उसकी गर्दन की गोरी और नाजुक त्वचा भी साफ नजर आ रही थी। ये सब देखकर विग्रहराज के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो उसे और ज्यादा देखना चाहता था, उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ श्वारणी की पीठ दिख रही थी। श्वारणी ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस सड़क पर हुए हंगामे से परेशान दिख रही थी। दीपिका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि एक सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? अब बताओ, क्या करोगी मेरी गाड़ी का?
तभी विग्रहराज ने ड्राइवर से कहा, इनसे कहो ये जो गाड़ी चला रहे हैं वो यहीं छोड़कर चली जाए, मेरी एक गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। इनके स्विफ्ट से तो अच्छी ही है। विग्रहराज की यह बात सुनकर दीपिका का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्मी से बोल रहे हो? हमें तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। तभी विग्रहराज के काफिले में से एक गाड़ी को वहीं छोड़ दिया गया और विग्रहराज की रोल्स रॉयस आगे बढ़ने लगी। श्वारिणी तब तक ये सब देख चुकी थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक हॉकी स्टिक निकाली। वो सीधे रोल्स रॉयस के पास जाकर उसकी विंड स्क्रीन पर दे मारा। 2-3 बार में ही उसकी विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गई। तभी विग्रहराज ने बैक कैमरे में ये कांड देखा और अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया। उसके बाद वो अपने काफिले के 5 गाड़ियों को श्वारिणी के पास भेजने लगा और श्वारिणी ने सभी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। विग्रहराज के काफिलों में अब सिर्फ उसी की गाड़ी बची थी। दीपिका जी वहां बढ़ती जाम को देखकर श्वारिणी का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें अचानक क्या हो गया? चलो यहाँ से। उन्होंने श्वारिणी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारिणी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी की तरफ बढ़ी। श्वारिणी क्या करने वाली है विग्रहराज के साथ? क्या विग्रहराज और श्वारिणी के बीच छिड़ चुकी है प्यार की जंग? या दीपिका जी श्वारिणी को गलत निगाहों से बचा पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दीपिका जी ने श्वारिणी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारिणी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी के पास गई। उसने देखा कि गाड़ी की खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे था और विग्रहराज का हाथ बाहर था। श्वारिणी ने सड़क पर पड़ी धूल को अपने हाथ में लिया और उसकी गाड़ी की बैक शील्ड पर जमी हुई धूल पर अपनी उंगलियों से लिखा, अपनी औकात अपने पास रखें। तभी अचानक बैक मिरर से उसकी आंखें श्वारिणी की आंखों से टकराई। दोनों की आंखें पल भर के लिए मिली और उसी पल में विग्रहराज को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर मार दिया हो। श्वारिणी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और अपनी गाड़ी के पास वापस आ गई। हालांकि विग्रहराज ने भी अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था, तो वो उसे देख नहीं पाया। विग्रहराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अब अपनी औकात तो अपने पास रखनी ही होगी। वहाँ से दोनों अपने अपने रास्तों की तरफ चल दिए, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। कार में बैठते ही दीपिका जी ने श्वारिणी की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो। श्वारिणी ने पानी पिया तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तब दीपिका जी थोड़ी डांटती हुई बोली, तुम ऐसी तो नहीं हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? श्वारिणी बोली, पता नहीं माँ, बस घर से निकलने के बाद चिढ़ मच रही थी, गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, बस वही गुस्सा निकला है। अब सब अच्छा लग रहा है। दीपिका जी ने एक नजर श्वारिणी की तरफ देखा, फिर कुछ नहीं बोली। पीछे शौर्य चुपचाप बैठा था। वो मन ही मन बोला, कहीं मैंने नींद की गोली की जगह कोई दूसरी गोली तो नहीं मिला दी थी? दीदी सोई भी नहीं और मुझे मोबाइल भी नहीं मिला। शौर्य अपनी ही चिंता में था। कुछ ही देर में श्वारिणी जोधपुर पहुंचकर अपनी सोसाइटी में चली गई, जहां उनके लिए एक बंगला पहले से तैयार था, जिसमें वे लोग किराए पर रहने वाले थे। वे अच्छे से बंगले में शिफ्ट हो गए। रात के 10 बज रहे थे। खिड़की के पास लगे बेड पर श्वारिणी बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखें और सुंदर निगाहों में उदासी साफ दिख रही थी। जब से वो जोधपुर आई थी तब से उसे एक अजीब सी बेचैनी और बेताबी परेशान किए जा रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी मीठी चाशनी जैसी आवाज में बोली, हमें खुद को इस शहर में ढालना ही होगा। कब तक ऐसे उदास रहेंगे? वैसे भी कल से पढ़ाई शुरू हो रही है, 11वीं क्लास है और हमारी पसंदीदा सब्जेक्ट कॉमर्स ली है हमने, तो अब जी जान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। श्वारिणी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह 8 बजे श्वारिणी और शौर्य अपनी नई स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। शौर्य तो अभी छोटा था, लेकिन श्वारिणी काफी बड़ी थी और उसने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था। स्कूल के ड्रेस कोड में सलवार सूट भी शामिल किए गए थे, तो दीपिका जी ने अपनी बेटी के लिए सलवार सूट का ही चयन किया। श्वारिणी
बालों की पोनीटेल बनाई और ब्लू कलर का हेयर बैंड लगाकर अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए बाहर निकल आई। तभी सामने से एक लड़की गुजर रही थी जो श्वारणी की उम्र की ही थी और उसी की स्कूल ड्रेस भी पहनी हुई थी। वो लड़की जल्दी से श्वारणी के पास आई और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम भी सूर्यवंशी हाई स्कूल में पढ़ती हो? श्वारणी ने उससे हाथ मिलाया और अपनी मीठी आवाज में बोली, जी, और क्या आप भी? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम तो वहाँ पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, शायद तुम्हारा नया एडमिशन है। खैर, हमारा नाम तान्या जोशी है, हम 11वीं क्लास में हैं। और तुम? श्वारणी मुस्कुराते हुए बोली, हम भी 11वीं क्लास में ही हैं और हमारा नाम श्वारणी पुरोहित है, मैं नई स्टूडेंट हूँ। तान्या खुशी से बोली, अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा स्कूल में कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन अब तुम हमारी दोस्त बन गई हो, अब हम बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। दीपिका जी उन दोनों लड़कियों और शौर्य को सोसाइटी के बाहर तक सड़क किनारे छोड़ाई और श्वारणी को ध्यान से देखते हुए बोली, ध्यान रखना अपना, किसी अजनबी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्कूल से बाहर अकेली मत निकलना। ए श्वारणी, किसी भी कीमत पर अपने बाल खोलना ही मत, हमें पसंद नहीं। श्वारणी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी वहाँ उनकी स्कूल बस आ जाती है और वे तीनों बस में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी बस एक बड़े से आलीशान गेट के अंदर गुजरने लगी। उस गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सूर्यवंशी हाई स्कूल, जोधपुर। न जाने क्यों, लेकिन ये सूर्यवंशी शब्द देखकर श्वारणी का तन बदन सिहर उठा। तभी तान्या आह भरते हुए बोली, हाय, हर रोज एक उम्मीद से आते हैं कि आज तो राज सर के दीदार हो जाएंगे। राज सर, इन 2 शब्दों ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया था और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। साधारण सा तो नाम है, फिर इसे सुनकर श्वारणी असामान्य क्यों होने लगी थी? कुछ देर बाद वे दोनों सहेलियां स्कूल गार्डन में टहल रही थीं। तभी वहां कुछ लड़कियां ग्रुप बनाकर बैठी हुई थीं और आपस में बातचीत कर रही थीं, जिसे वे दोनों सहेलियां सुनने लगी। पहली लड़की बोली, उफ यार, क्या बंदा है, मेरी तो नीयत डोल गई थी जब उसे पहली बार देखा था। मैं तो दीवानी हूँ उनकी यार, और वो मेरा लाइफ टाइम क्रश है। पिछले 1 साल से उन्हें देखा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरी लड़की बोली, सच कह रही हो यार, क्या कातिल लगते हैं वो। श्वारणी उन लड़कियों की बातें सुनकर धीमी आवाज में बोली, ये लड़कियां किसकी बातें कर रही हैं? तान्या मुस्कुराते हुए बोली, राज सर। के नाम सुनते ही श्वारणी ने अपने होंठ भींच लिए और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से बोली, राज सर, जब से आए हैं इन्हीं का नाम सुन रहे हैं, आखिर है कौन ये? तान्या ने बताया, अरे राज सर स्कूल के मालिक हैं। जोधपुर का एक बड़ा और शाही खानदान है सूर्यवंशी खानदान। उसी खानदान के छोटे बेटे हैं जिन्हें सब लोग राज सर के नाम से जानते हैं। वो इंसान बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट हैं। उनको लास्ट हमने तब देखा था जब आज से 1-1.5 साल पहले 12वीं का फेयरवेल हुआ था। तब वे एज अ गेस्ट यहाँ पर आए थे। उसके बाद वे कभी स्कूल में नहीं आए। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द कभी देखा ही नहीं जो इतना ज्यादा हैंडसम हो सकता है। उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है। तान्या के कहे एक एक शब्द ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया था। उसके दिमाग पर असर होने लगा था और राज सर उसके दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हैंडसम और आकर्षक शख्स की कल्पना करने लगी। आज उसका पूरा दिन राज सर के ख्यालों में ही बीता। उसने इतनी बार उनका नाम सुना कि अब उनको देखने की इच्छा होने लगी थी। दूसरी तरफ रात के 11 बजे शहर के एक पुराने दुर्ग की मुंडेर पर आज महफिल जमी हुई थी। मित्रों का मिलन जो हुआ था वो भी 1.5 साल बाद। मुंडेर पर आलीशान टेबल कुर्सियां लगी हुई थी। 4 कुर्सियां थीं, जिनमें से 3 पर 3 आदमी बैठे थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे और पुरानी बातों को याद करके खुश हो रहे थे। इनमें से एक लड़का शुभम था, जिसके हाथ में दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड की शराब की बोतल थी। वो 4 ग्लासों में उस शराब को डालते हुए बोला, आज तो अपने राज को एक लड़की ने डरा दिया। वो राज को औकात दिखा गई, इसकी 5 रोल्स रॉयस का नुकसान कर गई। शुभम की बातें सुनकर उसके 2 अन्य मित्र हैरान होते हुए बोले, क्या बोल रहे हो? एक लड़की,
वो भी राज को? शुभम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, और अपना राज? वो तो बस उस लड़की को देखता रह गया। कहते हुए उसने 3 पैग रेडी किए। उसके बाद चौथे ग्लास को देखते हुए बोला, राजे आज तो पी लो अपने शहर वापस आने की खुशी में। राजे यानी कि विग्रहराज वहां से थोड़ी दूरी पर उन तीनों की तरफ पीट करके खड़ा सिगरेट के कश लिए जा रहा था। वो अपने मुंह से धुआं निकालते हुए तपिश भरी निगाहों से आसमान में चमकते हुए चांद को देखे जा रहा था। ये देखकर शुभम ने मुंह बनाया और बोला, राजे अभी भूल भी जाओ उस लड़की को। बहुत बड़ा शहर है अपना जोधपुर, कहाँ ढूंढता फिरेगा उसे? न हमने उसका चेहरा देखा और न ही उसकी गाड़ी का नंबर याद है। शुभम का इतना ही कहना था कि विग्रहराज ने अपनी तेज और सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन उसकी औकात मुझे याद है, उन आंखों को मैं नहीं भूल सकता हूँ। अब वो लड़की ही मेरी सबसे बड़ी औकात है और वो मेरी होगी। विग्रहराज की बातें सुनकर शुभम तो हैरान रह गया और अपना सर पीटते हुए बोला, राजे कहीं लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? तभी विग्रहराज को एक कॉल आया। विग्रहराज ने तुरंत कॉल एक्सेप्ट करते हुए पूछा, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे। विग्रहराज ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में सिगरेट को फर्श पर फेंक दिया और अपने पैरों से मसलते हुए शुभम से बोला, हम सोने जा रहे हैं। बाबा सा का आदेश है कि कल हमें सूर्यवंशी हाई स्कूल जाना है, स्टाफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग में। ये सुनकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब लड़कियों का क्रश, उनका एक तरफा प्यार, उनके राज सर कल उन्हें 1.5 साल बाद अपने इस हैंडसम मुखड़े के दर्शन देंगे। उफ, लड़कियों की तो जान ही निकल जानी है। वैसे आप माने कैसे स्कूल जाने के लिए, जहाँ जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं? राजे ने अपनी नजरें हटा ली और चांद को निहारते हुए अपनी सरगोशी भरी और आकर्षक आवाज में बोले, कई बार ना चाहते हुए भी उस राह का राही बनना पड़ता है जिसकी मंजिल क्या पता हमारी अपनी हो। शुभम बोला, राजे हमें अगला जन्म ही लेना होगा आपकी ये शायराना बातें समझने के लिए। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। अच्छा, हवेली कब जा रहे हो? घर पर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। राजे ने एक बार फिर अपनी गर्दन को कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में गुरूर से बोला, जब मन होगा तब। इतना कहकर विग्रहराज वहां से चला गया और उसे जाते हुए देख शुभम गहरी सांस लेकर बोला, दुनिया जिसे सख्त, घमंडी, रौबदार और गुस्सैल समझती है, असल में वो कितना नरम दिल और अच्छा इंसान है ये शायद हम ही जानते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महाशय का गुस्सा और जिद बहुत बुरी है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ही जो इन्हें कंट्रोल कर सकेगा, जिसका राजे पर नियंत्रण होगा। होगी कोई ना कोई ऐसी भी। क्या विग्रहराज का श्वारणी से होने वाला है एक और बार सामना? क्या होगा जब श्वारणी की आंखों को पहचान लेगा विग्रहराज? श्वारणी को पाने के लिए किस हद को पार करेगा विग्रहराज? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।